Hi everyone, this is Mayank Kotaria, and today in this video we are going to discuss about the meaning and aspects of the financial management. आपके सिलेबस में दो डेफिनेशंस दी हुई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और दो एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे कि हम बोलते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट्स है। तो ये दो एस्पेक्ट्स क्या है, दो डेफिनेशन क्या है, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पुराने वाले वीडियो में हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एग्जाम में अगर आपको आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखो, तो एक हाथ कोई डेफिनेशन लिख सकते हो, प्लस चांसेस उसके आने के कम है। बट सिलेबस में है, हमको गो थ्रू करना ज़रूरी है। बस एक बार गो थ्रू कर लेते ताकि हमको मतलब समझ में आ जाएगा कि हम आगे करने क्या वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट comprises of forecasting, planning, organizing, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। छह चीज़ें, एक फोरकास्टिंग, दो प्लानिंग, तीन ऑर्गेनाइजिंग, चार डायरेक्टिंग, पांच कोऑर्डिनेटिंग एंड छः कंट्रोलिंग। क्या? ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू, सारे के सारे एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड? एक्विजिशन एंड अप्लीकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है। ऑफ एनी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग यानी कि बिजनेस, इन कीपिंग विथ इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? प्रॉफिट कमाना इज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। अब प्रॉफिट कमाने के लिए जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, पैसा, गाड़ी, घर, घर नहीं सॉरी बिल्डिंग, और आप और क्या बोलोगे उसको, मशीनरीज लेके आना, एक्विजिशन एंड यूज करना, अप्लीकेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इनके बारे में आपको फोरकास्टिंग करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो पहली चीज़ क्या है? फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग करने का मतलब हो गया कि अंदाज़ा लगाना, फोरकास्टिंग करना, कि एस्टिमेट करना अगले साल आप कितना रेवेन्यू कर सकते हो, मतलब कमा सकते हो। सो मेरा फोरकास्ट है कि अगले साल का मेरा रेवेन्यू 1100 करोड़ का होगा। दैट इज़ फोरकास्टिंग। सेकंड थिंग इज़ प्लानिंग। प्लानिंग करना कि मैं नॉर्थ इंडिया में अगले साल फ्रेंचाइजीज ओपन कर लूँगा, मैं वेस्ट इंडिया में भी फ्रेंचाइजीज ओपन कर लूँगा। दैट इज़ माई प्लानिंग। मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस एक्सपांड कर लूँगा, ये मेरा प्लान है। तीसरी चीज़ है ऑर्गेनाइज़ करना। अब ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब क्या? कि एक काम करना है, ऑर्गेनाइज करना यानी कि प्रॉपरली मैनेज करना, हर चीज़ को अपने अपनी जगह पर रखना। जैसे घर हम कैसे अच्छे से संभाल के रखते हैं, किचन में किचन का सामान हो गया, कपड़े कबर्ड्स में हो गए, ऐसे। सो वैसे फाइनेंस तो संभाल लेना, तू सेल संभाल लेना, तू परचेज संभाल लेना, तू ये संभाल लेना, तू वो संभाल लेना, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। तो पहली तीन चीज़ें कौन सी? फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। एंड डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है कि आप ये सारे असेट्स को जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे फंड्स लेके आए और फिर अप्लाई किया, तो इनको प्रॉपरली आप कंट्रोल करके रखो। ठीक है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, सारी टीम्स को आपको प्रॉपरली डायरेक्शंस देनी पड़ेगी कि किस तरह से यूज़ करना है इन असेट्स को, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी टू हैव दिस। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू सी, चलो डेफिनेशन वन में आपको वापस से एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ। तीन चीज़ें हैं बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन छः चीज़ों का क्या है आपका? देखो, आपका हो गया फोरकास्टिंग, यहाँ देखो, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पैसा लाना और पैसा अप्लाई करना, यानी कि सोर्सेस ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देन application of those funds, so that we can meet the objective of the organization. Second definition, another very important definition, uh, another very elaborate definition given by the Philophatus is financial management is concerned with the managerial decision. इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है, दैट रिजल्ट इन द एक्विजिशन एंड फाइनेंसिंग, एक्वायर करना, फाइनेंसिंग करवाना ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स फॉर द फर्म। छोटे टाइम के लिए, 3 महीने, 4 महीने या एक साल तक का, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि आपको कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है या खरीदनी है, तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होता है, तो उसके लिए पैसा एक्वायर करना। उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस जिसको कहा जाता है, दैट इज़ नथिंग बट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस। इतना ज़्यादा उसको रटना नहीं बिल्कुल भी,
एग्जाम में आया तो कुछ ऐसे ही लिखना, तो दिमाग में अब आनी चाहिए कि पहली डेफिनेशन क्या आती है, दूसरी डेफिनेशन क्या आती है। दूसरी डेफिनेशन इज़ रियली वेरी इजी कि मैनेजरियल डिसीजंस, हम जो डिसीजंस लेते हैं, मैनेजमेंट जो टॉप लेवल पे होती है कंपनी के ओनर्स एंड ऑल, वो जो डिसीजन लेती है रिलेटेड टू व्हाट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर्पजेस के लिए जो हम फंड्स लेके आते हैं, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू स्टार्ट नाउ। एंड इस पे 5 मार्क का क्वेश्चन आपको ज़रूर आ सकता है, 5 मार्क, 4 मार्क या 6 मार्क के लिए। 6 तो डिफ़िकल्ट, बट 4 मार्क्स के लिए ज़रूर आएगा। क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा, इसके दो पहलू क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है, दो पहलू क्या है। अगर एक कंपनी है तो उसको अगर ओवरव्यू दो चीज़ों में अगर बांटना है तो पैसा लाना और पैसे को अप्लाई करना। प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स एंड अप्लीकेशन ऑफ दैट फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड। दो चीज़ याद रखना। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब पैसा लेके आना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड, उसको यूटिलाइज करना, यानी कि फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना, एंड सो ऑन। दिस इज दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ध्यान दो, दो एस्पेक्ट्स है। सबसे पहले तो पैसा कंपनी में लेके आना, ये जो है पैसा कंपनी में लेके आना, दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। और उसके बाद इस कंपनी में पैसा आने के बाद उस पैसे को अपनी अपनी जगह पे प्रॉपरली लगाना, यानी कि अगर आपको मशीनरीज खड़ी करनी है, फैक्ट्री खड़ी करनी है, कंप्यूटर्स लेके आना है, व्हीकल्स खड़ी करनी है, या फिर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उस जगह पे उसको अप्लाई करना, यूटिलाइज करना, मतलब क्या हो गया कि उस पैसे का इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जेड लिखो या एस लिखो वहाँ पे। दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स यानी कि कंपनी में पैसा लेके आना। क्वेश्चन ये आता है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, किस किस से हम ये पैसा लेके आएंगे, ये क्वेश्चन है। सो मार्केट में जब आप जाते हो, अब आप बोलोगे कि सर मेरे को कंपनी शुरू करने की है, मेरे को पैसा चाहिए कंपनी शुरू करने के लिए, तो ये पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँ, ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप बिज़नेस अच्छे से रन कर पाओगे। नहीं तो आप बोलोगे अरे पैसा इतना सारा तो मेरे पास है ही नहीं, पापा ने तो 10-15 हज़ार रुपये दिए या 1 लाख रुपए दिए मैक्सिमम, अब मैं बड़ी कंपनी कभी खड़ी कर ही नहीं सकता। इतनी सारी जो बड़ी कंपनीज है मार्केट में, एप्पल हो गई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर इंडियन कंपनीज ले लो। इंडियन कंपनीज़ में अगर आप लोग तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मुकेश अंबानी की, इन लोग, अंबानी की, ये लोग कहाँ से पैसा लेके आते हैं, ये लोग अपनी जेब से स्टार्टिंग से ही अपनी जेब से पैसा डालते पूरा का पूरा। 1,000 करोड़ अगर आपको दिख रहा है तो ये 1,000 करोड़ के खुद ने नहीं लेके आए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये मार्केट में आपको फंड्स रेज करने पड़ते हैं, तो तरीके क्या क्या है ये आपको सीखना ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद में आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि ये पैसा मार्केट, कंपनीज जो है मार्केट में पैसा कहाँ से उठाती है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स। ठीक है। सो क्या क्या सोर्सेस है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले और मेजर, इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करो। कंपनी की ओनरशिप इशू करने जैसा है। आपने फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स में पढ़ा इक्विटी शेयर के बारे में कि क्या होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जब आप इशू करते हो, तो मैं अगर कंपनियों में मार्केट में इक्विटी शेयर्स इशू करता हूँ तो सब लोग मुझे पैसा देते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और ये कंपनी में पैसा फिर मेरा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड हो गया, मैंने फंड्स लेके आ गया, तो उसके बदले में मैं कंपनी की ओनरशिप बांटता हूँ लोगों को। एक और तरीका है, आप अगर ओनरशिप नहीं बांटना चाहते तो डिबेंचर्स इशू करो मार्केट में, इन लोगों को डिविडेंड देना पड़ता है। अच्छी बात क्या है कि इक्विटी का पैसा कभी रिफंड नहीं करना पड़ता, नो रीपेमेंट। कभी भी आपने देखा रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ना, रीपे करना ही नहीं पड़ता कभी भी। कब आप क्या बोल रहे हो सर, इक्विटी शेयर से जो पैसा आता है वो कभी वापस नहीं करना पड़ता, कभी वापस नहीं करना पड़ता, अनलेस एंड अनटिल कंपनी बंद हो रही है। जब कंपनी बंद होती है तो जितना भी पैसा बचा हुआ रहता है ये बांट देते हैं, लेकिन कंपनी जब तक चलती रहेगी तब तक कोई पैसा वापस नहीं देना पड़ता। तो सर उन लोगों को अगर अपना पैसा वापस चाहिए होगा तो उनको कहीं और इक्विटी शेयर अपने बेचने पड़ेंगे, वो ओनर बन जाएगा, लेकिन पैसा तो मेरे पास ही है, कंपनी के पास।
अगर आपको ओनरशिप नहीं बांटनी तो डिबेंचर्स दो, डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये भी आपने देखा अकाउंट्स में फाउंडेशन लेवल पे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक तरह से लोन। तीसरी चीज़ होती है आप बैंक फाइनेंसिंग करवाओ, यानी कि आप लोन लो। तो अभी अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले इक्विटी और डिबेंचर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है इक्विटी और डिबेंचर का। एक एक चीज़ हम लिखेंगे। आप अगर एग्ज़ाम में आपको आता है डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड डिबेंचर्स, तो यू कैन राइट। चांसेस ना के बराबर है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, मैं आउट ऑफ द सिलेबस जाके आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर आप मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो या डिबेंचर इशू कर रहे हो तो फ़र्क क्या पड़ता है, ध्यान देना यहाँ पे। दिस इज द बेसिस फॉर कंपैरिजन, यू कैन राइट डाउन लाइक दिस इन योर बुक ऑल्सो। ठीक है, दिस इज डेट एंड दिस इज इक्विटी। सबसे पहले मीनिंग, डेट का मतलब क्या है। डेट का मतलब क्या है, फंड्स विच इज ओन बाय द कंपनी, कंपनी पे वो ऑब्लिगेशन होती है। फंड्स ओड बाय द कंपनी टुवर्ड्स अनदर पार्टी नोन एज डेट, मतलब कंपनी पे एक लाइबिलिटी होती है कि मैंने उसके पैसे अभी यूज़ किए हैं, मेरे पास पड़े हैं, तो उसको एक ना एक दिन वापस देना है, लाइबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इक्विटी क्या है, फंड्स रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशूइंग इक्विटी, बाय इशूइंग शेयर्स इज नोन एज इक्विटी। यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको इक्विटी क्या है। इक्विटी वो चीज़ है कि आप अपने ओनर्स के पैसे जमा करके रख रहे हो अपने पास में, तो लाइबिलिटी नहीं है एकदम से आपकी, क्योंकि वही तो ओनर है कंपनी के, उनको क्या वापस देना, ये दोनों अलग अलग नहीं है फिर उस केस में, ठीक है। व्हाट इज़ इट, एक तरह से ये लोन लेना जैसा है। डिबेंचर इशू करना मार्केट में, मैं कंपनी मैं मार्केट में डिबेंचर इशू करूँ, मैं इक्विटी शेयर इशू करूँ, डिबेंचर जब इशू करूँ इसका मतलब मैं एक तरह से लोन ले रहा हूँ। लोन लेना यानी ऑब्लिगेशन, लेकिन ये खुद के फंड्स होते हैं। इक्विटी के फंड्स यानी कि खुद के ही फंड्स होते हैं, ये ओनर बन गए, उन्होंने अपनी कंपनी में पैसा डाला, तो ये लोन हुआ क्या। अपने ही घर में अगर अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लोन होता है क्या, वो नहीं, खुद के फंड्स होते हैं। इसके बाद में ये ओब्लिगेशन रिफ्लेक्ट करता है, ये ओनरशिप रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको समझ ही गया होगा कि भैया डिबेंचर एक लाइबिलिटी है लेकिन इक्विटी ओनरशिप है। टर्म्स, डिबेंचर शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्योंकि वापस देना पड़ता है, 10 साल मैक्सिमम ले लो, 20 साल ले लो, चलो और क्या। लेकिन कंपनी 100 100 साल से चलती है, तो इस टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी इशू किया जाता है, ठीक है। ये लेंडर्स कहलाते हैं, मतलब जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जिनसे हमने पैसा लिया, वो लोगों को लेंडर्स कहते हैं, यानी कि देनदार, सॉरी देनदार नहीं, अपन उनको ये बोलेंगे कि जिन्होंने पैसा दिया हमको, उधार दिया। लेकिन ये खुद ओनर्स कहलाते हैं, प्रोप्राइटर्स। इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं ना मार्केट में, जैसे आप अगर इक्विटी होल्डर हो मेरी कंपनी के, तो आप मेरी कंपनी के ओनर कहलाओगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, डिबेंचर इशू करने में रिस्क कम होता है लेकिन इक्विटी इशू करने में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब इक्विटी इशू करते हैं तो रिस्क, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा होती है डिविडेंड के रूप में, कि कंपनी ज़्यादा कमाए। नुकसान हुआ ना, तो सबसे पहले आपको झेलना पड़ेगा वो नुकसान, डिबेंचर वालों को नहीं झेलना पड़ता। मान लो कंपनी में आपने मुझे 1 रुपया दिया, इन्होंने भी मुझे 1 रुपया दिया, 2 रुपये कंपनी में है, मैंने कंपनी 2 रुपये से चलाई, नुकसान हुआ, कुछ ठीक ठाक कंपनी चली नहीं, अब बंद होने पे आ रही है, और कंपनी में सिर्फ 1 रुपया बचा हुआ है, 1 रुपये का तो नुकसान हो चुका है, अब कंपनी बंद होने आई है। वो 1 रुपया किसको जाएगा पता है, डिबेंचर वाले को जाएगा। यानी कि जब कंपनी बंद होने की नौबत आएगी तब डिबेंचर वालों को पहले पैसा दिया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचा तो वो आपको पैसा दिया जाएगा। यानी कि रिस्क किसका ज़्यादा है, आपका ज़्यादा है, क्योंकि पहले पैसा इनको मिल रहा है, तो उनका रिस्क कम हो गया। आई बात समझ में। टाइप्स, ये टर्म लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह इशू करने के, ये शेयर्स और स्टॉक, मतलब वही सेम है। अच्छा, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दिया जाता है और इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाता है, ये भी आपको पता है। नेचर ऑफ रिटर्न, ये आपको पता है कि इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है ना। अगर ये 10% के रेट से डिबेंचर में इशू कर रहा हूँ मार्केट में, तो 10% इंटरेस्ट उनको हर साल देना पड़ेगा। यानी कि अगर 10 करोड़ पे, प्लेन लैंग्वेज में समझते हैं कि 10 करोड़ अगर मैंने डिबेंचर वालों से लिए और उस 10% के रेट से लिए, तो हर साल 1 करोड़ उनको देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा नहीं है। जब इक्विटी वालों को डिविडेंड बांटना होता है तो हो सकता है किसी साल डिविडेंड बटे, किसी साल ना बटे, किसी साल 1 करोड़ बट रहा है, किसी साल 2 करोड़ बट रहा है। इट्स वेरिएबल एंड नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखे वेरिएबल एंड इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब हर साल डिविडेंड बांटा जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब क्या होता है,
कि जब आप मुझे पैसा दे रहे हो एज ए इक्विटी होल्डर्स, ये भी मुझे पैसा दे रहे हैं एज ए डेट होल्डर्स, तो कुछ सिक्योरिटी रखेंगे क्या अपने पास में? जैसे आपको पता है पुराने ज़माने में क्या होता था कि घर में जो पति पत्नी होते थे उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो वो अपने गहने गिरवी रख देते थे, और फिर जो भी पैसे जो सेठ होता था वो पैसे देता था, ठीक है, उसके बदले में। तो वो जो गहने गिरवी रखे उसको बोलते कोलैटरल। क्या चीज़ गिरवी रख, तो इक्विटी शेयर्स में कोई कोलैटरल नहीं होता, डिबेंचर में होता है, हो सकता भी है। सो देखो, डिबेंचर के केस में क्या है, इसेंशियल टू सिक्योर लोन बट फंड्स कैन बी रेज्ड अदरवाइज ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, डिबेंचर बहुत सारे तरीके के होते हैं। अगर डायरेक्ट बैंक से ले रहे हो आप लोन, तो उनको कोलैटरल देना पड़ता है। लाइक आप कोलैटरल में अपने कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स कोलैटरल दे दो, मतलब फिक्स्ड एसेट्स आप ही के पास रहेंगे, आप यूज़ करते रहोगे, लेकिन ओनरशिप तब तक मतलब राइट उनके पास में रहेगा कि भैया अगर आपने पैसा नहीं दिया तो वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेच सकता है। बैंक अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेच सकता है अगर मैंने डिफ़ॉल्ट किया तो ये एक केस हो गया। लेकिन कुछ कुछ डिबेंचर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं होती, और इक्विटी में तो कोई कोलैटरल की ज़रूरत है ही नहीं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक सेकंड ना, सॉरी, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड इक्विटी। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि व्हाट इज़ डिबेंचर एंड व्हाट इज़ इक्विटी। नाउ लेट्स मूव ऑन। पहले वाला पार्ट जो था हमारा, ये दो हमने देख लिया। अब मैं बैंक फाइनेंसिंग की बात करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोन लेते हो मार्केट से, हमारे हम क्या बात कर रहे हैं पता है, एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो पहलू है, एक पहलू है पैसा लेके आना, दूसरा पहलू है कि पैसे को यूटिलाइज करना। सो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है सर? इक्विटी से आ सकता है सर, डिबेंचर से आ सकता है, और सर और बताओ सर, लोन बैंक से फाइनेंसिंग आप करा सकते हो। अब जब आप बैंक से फाइनेंसिंग कराते हो ना, तो दो अलग अलग तरीके की फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज फंड बेस्ड, अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉन फंड बेस्ड। सर इसका मतलब क्या है? फंड बेस्ड में मैं आपको बताता हूँ। फंड बेस्ड में अगर मैं बैंक से फाइनेंसिंग करवा रहा हूँ, फंड बेस्ड फाइनेंसिंग है, तो बैंक मुझे कैश देगी, कैश अवेलेबल करवाएगी। लेकिन नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग अगर हो रही है तो बैंक कैश नहीं देती। तो सर कैश नहीं दे रही तो फाइनेंसिंग कैसे होगी? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। फंड बेस्ड में एक तरीका होता है कैश क्रेडिट, एक तरीका होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एक होता है आपका टर्म लोन, ठीक है, एक होता है बिल डिस्काउंटिंग। अब इन सब में क्या होता है ना, आपको कैश अवेलेबल होती है। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट ऑलमोस्ट सेम है। कैश क्रेडिट मार के मान के चलो कि बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती है, ओवरड्राफ्ट हमारे जैसे इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। सो इस केस में क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये जमा है और आपने 105 रुपये का खर्चा कर दिया, पॉसिबल है अगर ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो, मतलब जितना है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए बोलते हैं ओवर ड्राफ्ट। ओवर ड्राफ्ट जितना है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर मेरे पास 100 रुपये और मैंने 105 रुपये का खर्चा कर दिया उससे, तो जो 5 रुपये है ना, दिस इज़ एक्चुअली फाइनेंसिंग। एक तरह से फाइनेंसिंग ही होगी ना, कि मैंने बैंक की हेल्प ली वो चीज़ खरीदने में। तो बैंक ने कैश अवेलेबल करवाई, वो 5 रुपये एक्स्ट्रा मुझे वापस देना पड़ेगा बैंक को। सो कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट इस तरह का है। टर्म लोन तो सीधा सीधा है, जैसे बैंक का लोन लेना, कि बैंक से मैंने 10 लाख रुपए लिए मेरा प्रोजेक्ट चालू करने के लिए, तो बैंक में जाता हूँ, प्रोजेक्ट अप्रूवल करवाता हूँ, बैंक मुझे कैश देती है, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा देगी। मैं आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, तो मेरे को पहले आईसीआईसीआई बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया, बैंक क्या करेगी, अप्रूवल होने के बाद में मेरे ही अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। अब मैं उसमें से निकाल के यूज़ कर सकता हूँ 10 लाख रुपए। सो ये टर्म लोन हो गया। बट इसके बाद बिल डिस्काउंटिंग हो गया। बिल डिस्काउंटिंग भी आपने अकाउंट्स में ज़रूर देखा होगा, फाउंडेशन में। मैं बताता हूँ बिल डिस्काउंटिंग क्या हुआ, कि जैसे मेरी कंपनी है, मैंने ना जापान में कोई आइटम बेचा, मान लो मैंने मोटरसाइकिल बनाता हूँ मैं, मोटरसाइकिल मैंने जापान में बेची 10 करोड़ की। एक कस्टमर है, लेकिन वो कस्टमर ना, वो कस्टमर पागल कहीं का, वो 3 महीने बाद में पेमेंट करता हूँ बोलता है, वो जल्दी पेमेंट नहीं करेगा। मैंने उसको बोला कि यार मेरे को जल्दी चाहिए, 15 दिन में पेमेंट करवा दो, नहीं, वो 3 महीने ही वो बोल के रखा है। अब मैं, कस्टमर है, कस्टमर तो भगवान का रूप होता है ना, कस्टमर राजा है। तो मेरे को तो अपना धंधा चलाना है, मैंने उसको 3 महीने के क्रेडिट पे बेचा 10 करोड़ रुपए। अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, बिल है मेरे पास में,
ये बिल लेके मैं जाऊंगा बैंक के पास में, बैंक को बोलूँगा देखो सर मैंने उसको 10 करोड़ का माल बेचा है, ये 10 करोड़ उससे आएंगे, जब आएंगे तब आप रख लेना, लेकिन आज मुझे इस बिल के बदले पैसा दे दो। तो वो 10 करोड़ की जगह हो सकता है आपको 9 करोड़ 70 लाख या 80 लाख या 90 लाख रुपए दे दे। 9 करोड़ 99 लाख रुपीज़ दे देगा वो आपको, 1 लाख रुपए का कमीशन बैंक का। यानी बैंक आपको 9 करोड़ 99 लाख रुपए दे देगा, जो 3 महीने बाद में जब कस्टमर पे करेगा तो 10 करोड़ रुपए बैंक को मिलेंगे। तो बैंक का फ़ायदा हो गया और मेरा भी फ़ायदा हो गया। मेरा फ़ायदा इसलिए हुआ कि मेरे को 3 महीने पहले ही पैसा मिल गया जब मेरे को ज़रूरत थी। उससे तो मिलने से रहा, वो तो पगला है, वो तो बोला मैं 3 महीने बाद ही दूंगा। आई बात समझ में आपको? दिस इज बिल डिस्काउंटिंग। सर नॉन फंड बेस्ड में कुछ बताओ, ये तो समझ गया। इन सब केस में क्या हो रहा है कि कैश आ रही है, प्रोक्योर कर रहा हूँ, कैश को यूज़ कर रहा हूँ। एक होता है यहाँ पे गारंटी, गारंटी देना। लाइक बैंक क्या करेगी पता है, मैं हूँ एक पार्टी, मैं यूएस से कुछ माल बुलवाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यूएस से कुछ माल बुलवाना चाहता हूँ, या फिर मान लो मैं मुकेश अंबानी के साथ में कुछ डील करना चाहता हूँ। मुकेश अंबानी को मुझ पर भरोसा नहीं कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा, तो मैंने क्या किया, बैंक की गारंटी दिलवाई उससे। बैंक ने मेरा पूरा प्रोफाइल वगैरह चेक किया, बैंक को लगा यार ये बंदा बहुत अच्छा है, मयंक कोठारी बहुत अच्छा बंदा है, ये हमेशा प्रॉपर टाइम पे पेमेंट करता है क्रेडिट कार्ड का, और ये अभी बड़ा काम करने जा रहा है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो बैंक ने मेरे बिहाफ में मुकेश अंबानी को गारंटी दी, उसको बोलते हैं गारंटी, ठीक है। तो बैंक ने गारंटी दी, बैंक ने कहीं पे भी कैश नहीं दिया, बैंक ने गारंटी दी, एक तरह से फाइनेंसिंग हो गई है। इसकी गारंटी की बदौलत मुकेश अंबानी ने मुझे माल बेचा बेचा। तो मुकेश अंबानी क्या बोलता है कि अगर इसने पेमेंट नहीं दिया ना अब, तो बैंक देगी, क्योंकि बैंक गारंटर है यहाँ पे। सो एक तरह से मैंने फाइनेंसिंग करवा ली, माल आ गया ना मेरे पास, किसकी बदौलत, बैंक की गारंटी की बदौलत। आई बात आपके समझ में? तो ये नॉन फंड बेस्ड है, क्योंकि इसमें पैसा अभी तक बैंक ने दिया है क्या? नहीं दिया। मैंने माल मंगवाया, मैं टाइम पे बैंक को पेमेंट कर दूंगा तो कहानी ख़त्म, ये गारंटी क्लोज हो जाएगी तब। लेकिन अगर मैंने डिफ़ॉल्ट किया तो बैंक पे करेगी। तो एक तरह से इसको भी फाइनेंसिंग ही बोलते हैं। सो अपने अपने रूल है। चौथी चीज़ बैंक फाइनेंसिंग हो गई, और लास्ट चीज़ ले लो इंटरनेशनल फंडिंग। आजकल ज़माना बदल गया है, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, आप बाहर से भी पैसा उठा के ला सकते हो, फाइनेंसिंग करवा सकते हो। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट नाम की एक चीज़ है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट नाम की एक चीज़ है। आने वाले चैप्टर में हम ये डिटेल में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। इस पे 4-4 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, सो तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ आप इतना सा जान लो कि टू एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा लेके आना, एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड। आइए देखते हैं उसको। सो बस इतनी सी चीज़ थी, इतनी सारी चीज़ें थी। अच्छा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मैंने डिस्कस नहीं किया ना अभी तक, तो सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड डिस्कस किया। आइए देखो मैं आपको बताता हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात करते हैं। यूटिलाइज करने का मतलब क्या हो गया, ये सारे सोर्सेज के थ्रू, इक्विटी से पैसा लेके आए, डेट से पैसा लेके आए, बैंक से पैसा लेके आए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको ये पैसा फ्री में नहीं मिलता। बैंक से लेके आते हो तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इक्विटी से लेके आते हो तो उनको डिविडेंड देना पड़ता है। आई बात समझ में? तो कुछ कॉस्ट लगती है ये सारा पैसा लेके आने की, फ्री में नहीं मिलता। तो ये कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए आपको पैसा लेके आना है। इक्विटी में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, डिबेंचर में या लोन में कॉस्ट कम लगती है, लेकिन इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, डिबेंचर में रिस्क कम होता है। अब दूसरी बात, अच्छी बात क्या है कि इक्विटी में डिविडेंड हर बार पे करने की ज़रूरत नहीं, डिबेंचर वालों को पे करना ही पड़ेगा। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ ध्यान में रखो, रिस्क कितना है, खर्चा कितना लग रहा है, ठीक है, और एक प्रॉपर आपको प्लान करना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि पूरी कंपनी सिर्फ लोन के भरोसे ही चल रही है, पूरी कंपनी सिर्फ इक्विटी के भरोसे ही चल रही है। एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ से इतना पैसा लाया, यहाँ से इतना पैसा लाया, यहाँ से इतना पैसा लाया, एक प्रॉपर मिक्स बनाया जाता है, और फिर कंपनी अच्छे से चलती है। इस पे भी पूरा का पूरा चैप्टर है, हम ज़रूर देखेंगे। सो फिलहाल आप इतना सा याद रखो कि जहाँ से भी आपने पैसा लेके आए, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड दो चीज़ों के लिए, फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। अगर मैं आपको बैलेंस शीट बताऊँ तो ये है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स वाला पार्ट, जहाँ पे आपकी इक्विटी, डेट, लोन वगैरह होते हैं। एक बार आपका 100 करोड़ रुपए यहाँ पे आ गया, अब ये 100 करोड़ रुपए को यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स में आप डालोगे 90 करोड़ रुपए मान लो, और वर्किंग कैपिटल में आपने रखा 10 करोड़ रुपए।
सो यूटिलाइजेशन वाला पार्ट कौन सा है सर? एक ये है, एक ये यूटिलाइजेशन और एक ये यूटिलाइजेशन। बस खत्म। प्रॉपरली यूटिलाइज करना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ कि आपने 100 करोड़ रुपए का पैसा लेके आ गए, ठीक है, और मान लो इस पे मैं फिलहाल लेके चलता हूँ कि 10% की कॉस्ट लगती है, यानी कि 10 करोड़ रुपए, यानी कि 10 करोड़ रुपए आपको खर्चा आता है हर साल इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, ठीक है। और उसके बाद आपने पैसा कैश बैंक में, बैंक अकाउंट में रख दिया, सिर्फ यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। पैसा लेके आ गए 100 करोड़ रुपए और कम से कम 50 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ है। सही बात है, गलत बात है? गलत बात है, क्योंकि उस पे आपको दिनों दिन खर्चा लगते जा रहा है। साल में 10 करोड़ रुपए आप उस पे खर्चा बियर करने वाले हो। ध्यान दो कि आपको साल के अंत में 10 करोड़ रुपए पे करने हैं इन लोगों को। तो इसको यूटिलाइज करो, इस 100 करोड़ रुपए को रोटेट करो, फिक्स असेट्स में डालो, ऑपरेशन में लाओ, सेल्स करो, उसके बाद प्रॉफिट कमाओ। आप प्रॉफिट कमाते हो मान लो 12 करोड़ रुपए, 12 में से 10 करोड़ रुपए आपके इंटरेस्ट वगैरह में चले गए, बचे कितने? 2 करोड़ रुपए। अच्छी बात है, अगर अगर कॉस्ट से ज़्यादा कमा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या किया? 50 करोड़ रुपए तो कैश पड़ा रह गया बैंक में, यूटिलाइज ही नहीं किया। ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। यू नीड टू यूटिलाइज द फंड्स। सिर्फ पड़े रखने से नहीं होगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो मत मंगाओ, खर्चा क्यों लेते हो यार? भाई देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको वीडियोस दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे को बैंक लोन की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बिल्कुल लोन की ज़रूरत नहीं है। मेरे को बैंक से कई कॉल आते हैं, कई कॉल आते हैं, बोलते हैं कि आपको 50 लाख का लोन फ्री में मिल जाएगा, आपको 50 लाख का लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा, लेना चाहते हो क्या? आपको 50 लाख का लोन 4% पे मिल जाएगा, 10% पे मिल जाएगा। मैं क्या करूँ? 50 लाख का लोन ले लूँगा मैं, उसके बाद क्या होगा? मेरे को 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए हर साल पे करने पड़ेंगे। मैं क्या करूँ उस पैसे को? मेरे को ज़रूरत ही नहीं, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है मेरा एक्सपांशन करने के लिए। अगर मेरा यूटिलाइजेशन का प्रॉपर प्लान नहीं है तो मेरे को प्रोक्योरमेंट करने में भी कोई मतलब नहीं बनता। दिस इज अबाउट द यूटिलाइजेशन। आओ सब कुछ समराइज़ करते हैं। अभी आपके दिमाग से सब कुछ हटा दो जितना भी मैंने बोला। कुछ चीज़ें सिर्फ आपको याद रखनी है इस वीडियो के बाद, एंड में समराइज़ होना ज़रूरी है, ठीक है? ध्यान दो। टू एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसा लेके आना, पैसों को यूटिलाइज करना। प्रोक्योरमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हो? इक्विटी शेयर है आपके पास, डिबेंचर है आपके पास, इंटरनेशनल फंडिंग है, आप बैंक से भी लेके आ सकते हो। जब आप बैंक से लेके आते हो तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है आपको फंड बेस्ड ऑप्शन, और दूसरा होता है आपको नॉन फंड बेस्ड ऑप्शन। फंड बेस्ड ऑप्शन में आपके पास में पहले क्रेडिट, कैश क्रेडिट है, देन ओवरड्राफ्ट है, देन टर्म लोन है, देन बिल डिस्काउंटिंग है। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी 10-15 ऐड कर सकते हो। बहुत सारी सर्विसेज है बैंक जो देती है, मैं तो बस आपको गिनी चुनी 4 बता रहा हूँ। इसके बाद में नॉन फंड बेस्ड में आपकी गारंटी है। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी जिसको बोलते हैं, ये भी मैं बताना आपको भूल गया था। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, नॉन फंड बेस्ड, मैंने मुकेश अंबानी से पैसा लिया, सॉरी, मैंने मुकेश अंबानी को बोला कि मुझे ना ये माल चाहिए आपकी इंडस्ट्री से, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड थे। तो मैंने ये माल मंगाया, 10 करोड़ का माल बनता है, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है। एक तो मैं गारंटी वाला एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या पता है? मैं बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाऊंगा, लेटर ऑफ क्रेडिट के भरोसे मैं माल ले सकता हूँ मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी को पहले बैंक पेमेंट करेगी 10 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी को पैसा मिल गया 10 करोड़ रुपए बैंक से, वो मेरे को माल भेज देगी, ठीक है। मैं अब जाके थोड़े धीरे धीरे करके बैंक को पैसा देते जाऊंगा। एक तरह से मैंने फाइनेंसिंग करवाई बैंक से ताकि मैं मुकेश अंबानी से पैसा ले सकूं। दिस इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ क्रेडिट। मेरे को पैसा मिला क्या? वो नहीं। तो ये अगर मेरे को पैसा मिलता तो वो टर्म लोन कहलाता। मेरे को नहीं मिला पैसा, डायरेक्ट मुकेश अंबानी को बैंक ने पे किया। दिस इज कॉल्ड एज आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी के भरोसे। पहले बैंक पे करेगी, फिर मैं पे करूँगा बैंक को। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो एक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता तो इतनी सारी चीज़ें आपने लिखना ज़रूरी है। एस्पेक्ट्स दो, प्रोक्योरमेंट, यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट, इक्विटी, डिबेंचर, इंटरनेशनल फंडिंग एंड बैंक लोन। बैंक से लोन, बैंक से लोन लेते हो दो तरीके, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में आप लिख सकते हो कि कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, उसके बाद में टर्म लोन है, ठीक है। उसके बाद में एक और क्या था अपना, बिल डिस्काउंटिंग, नहीं भूलना। और नॉन फंड बेस्ड में आप लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर गारंटी। हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रह गया ना। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इन सारा पैसा, ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये सारा पैसा दो चीज़ों के लिए यूज़ होगा, फिक्स एसेट्स के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। और बैलेंस शीट में होता ही क्या है, आई बात समझ में? फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट होता है और वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट होता है।
धीरे धीरे करके और भी बड़े बड़े पॉइंट देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। फिलहाल के लिए इतना ही नोट डाउन कर लो, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय।